नमस्ते। मैं आज आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जब भी आरक्षण का मुद्दा उठता है तो आरक्षण लेने वाले और न लेने वाले, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के मन में एक अलग सी बात, एक अलग सा एक गुस्सा अपने आप आ जाता है। आरक्षण शब्द सुनते ही लोग गुस्से में आ जाते हैं कि कहीं मेरा आरक्षण छिन जाएगा, या मुझे आरक्षण मिला क्यों नहीं, मैं इसका हकदार क्यों नहीं हूं, मेरे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। आरक्षण एक सुविधा है, एक फायदा है। ये भारत से, कहा जाता है कि भारत से लंबे समय से चलती आने वाली सामाजिक और शैक्षणिक असमानताओं को दूर कम कम असमानताओं को कम करने के लिए एक विचार लिया गया था। पर उसे भी कहा गया था कि ये 10 साल तक चले, उसके बाद न चले। फिर मुझे ये लगा कि आरक्षण का लाभ मिल किसे रहा है और किसे नहीं मिल रहा है। क्या आर्थिक स्थिति को पर्याप्त महत्व देना चाहिए? क्या आरक्षण आर्थिक स्थिति पर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या इसको पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी दे देनी चाहिए? असली मुद्दा आरक्षण के पक्ष या विपक्ष में चिल्लाना नहीं है, बल्कि निष्पक्ष भावना से अपने आप से सवाल पूछना है। अभी एक चीज मान के चलो कि कहीं एक बच्चा है, दोनों बच्चे हैं, दो बच्चे हैं और आपस में किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। दोनों बच्चे हैं, एक तरफ एक बच्चा 50 मार्क लेके आता है, एक बच्चा 70 मार्क लेके आता है। और मौका अगर 50 वाले को दिया तो 70 वाले को लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। अभी वो कहता है कि यार इन मेरे बाप दादाओं ने भी अगर कुछ किया रहेगा तो अभी तो, तब तो संविधान नहीं था, अब संविधान होकर भी मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो मेरी क्या गलती है इसमें? तो उसका भी कहना सही है। क्या आरक्षण मेरिट बेस में होना चाहिए? कल्पना कीजिए, यही कारण है जो आरक्षण शब्द को ही, या रिजर्वेशन शब्द को ही एक संवेदनशील बना देती है। हमें समझना होगा इसके इतिहास को, इसमें बनी हुई मिलावटों को, इसमें होने वाले फायदे और नुकसान को, कि किसमें एक्चुअली फायदा है और किसमें नुकसान है। क्या आरक्षण चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, उसमें बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। पर इसका असली फायदा कौन उठा रहा है? क्या इसका असली फायदा दलित उठा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। क्या इसका असली फायदा पिछड़ा आदमी उठा रहा है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं उठा रहा। मैं लिख कर देता हूं, मैं आपको प्रूव कर सकता हूं। अभी आरक्षण से नफरत करने से पहले अपने आप को हमें जवाब देना चाहिए, आरक्षण हटाने से पहले, कि हम इस असमानता को पहले कैसे खत्म किए करें। ये सारी असमानता को हम कैसे खत्म करें? जैसे आरक्षण को लेकर दो एक्सट्रीम सोच दिखाई देती है। एक कहती है कि आरक्षण खत्म ही नहीं होना चाहिए, चाहिए ही चाहिए, इनकी पीढ़ियों को हम सजा देंगे। और एक कहती है कि भाई हमने ऐसा किया ही नहीं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सही बात है। आरक्षण एक जाति बनाम दूसरी जाति, उनको अवसर, ये छीना झपटी, ये सब क्यों हो रहा है? आप इन सब चीजों के बारे में डीप में चलते हैं तो हम सबसे पहले जाएंगे, बहुत पीछे से आएंगे हम लोग, और एंड तक जाएंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है करके। ठीक है, हम लोग पूरे एंड से जाएंगे। तो हमारे सनातन धर्म में सबसे आखिरी में जो भगवान जो अवतरित हुए थे, उनका नाम था भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण अपने भगवत गीता के 18वां अध्याय 41वें श्लोक में क्या कहते हैं, मतलब भगवान, उन्होंने कहा है कि मैं ही भगवान हूं, मैं यहाँ पर अवतरित हुआ हूँ इस मनुष्य रूप में। अदरवाइज आप मेरे विराट रूप के दर्शन कर लो, मैं भगवान का चाचा ताऊ मामा भतीजा मैनेजर वगैरह नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ। मुझे, मैं प्रूव करता हूँ मैं भगवान हूँ। और उन्होंने अर्जुन को विराट रूप दिखाया। और भगवत गीता का अध्याय शुरू होता है, भगवत गीता के बारे में उपदेश देते हैं, और वो वहाँ 18वें अध्याय के 41वें श्लोक में क्या कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणाम च परतंप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभ गुणे। मतलब, हे, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो हैं, ये इनके स्वभाव से उत्पन्न हुए गुण हैं। उसके ऊपर के श्लोकों में कहते हैं कि सात्विक तामसिक राजसिक, ये तीनों के से बंधे हुए ये जो मानव शरीर है, ये इन तीनों गुणों से बंधा हुआ है। अगर सात्विक ज्यादा हो तो ब्राह्मण है, राजसिक ज्यादा हो तो क्षत्रिय है, राजसिक ज्यादा हो तो वैश्य है, तामसिक ज्यादा है तो शूद्र है। और हमारे अंदर ये तीनों गुण हर आदमी के अंदर है, इनसे कोई बच नहीं सकता। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये आदतें हैं।
आपके काम करने के तरीके हैं। ठीक है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण एक और बात कहते हैं, बहुत सोचने वाली बात है। ठीक है। 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं, अहम आत्मा गुणकेशः सर्वभूतशया स्थितः। मतलब इसमें आप मोटा मोटी श्लोक में ये कहना चाहते हैं कि हे गुणकेश, मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं प्राणियों के आदि मध्य और अंत में मैं भी हूँ, और ये आत्मा है, और ये आत्मा कभी मरती नहीं है। ये आत्मा ही ईश्वर का स्वरूप है। मतलब हर मनुष्य के अंदर ईश्वर का स्वरूप आत्मा बन के है। तो अभी यहाँ पे कौन सा आदमी बड़ा हो गया, कौन सा आदमी छोटा हो गया, आप ही सोच लीजिए। जब भगवान ने कह दिया कि आप में से कोई, मतलब गधे को गधा रखा है और इंसान को इंसान रखा है, और गधे के अंदर भी आत्मा ईश्वर की ही है, तो आप भी ईश्वर का स्वरूप है और मैं भी ईश्वर का स्वरूप हूँ। ये भगवान ही कह रहे हैं। ठीक है। तो इनमें गुण, इनमें ब्राह्मण, इनमें ऊंचा नीचा कैसे हो गया? ये होता है उनके राजसिक, तामसिक और सात्विक गुणों की वजह से, जो मनुष्य धारण करता है। एक और में भी वो कहते हैं, 4वां अध्याय 13वां श्लोक में कहते हैं कि चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। मतलब वो क्या कहते हैं इसी श्लोक में, अगर आप पूरा पढ़ें तो ये वो उनका कहने का मतलब ये है कि 4 वर्ण की व्यवस्था व्यक्ति के स्वभाव और गुण, गुण जो कहते हैं जनरली गुण, व्यक्ति के कार्य और आचरण के आधार पर उनको विभाजित किया गया है, न कि उनके जन्म के आधार पर। कहीं उन्होंने जन्म का नाम लिया ही नहीं। वो तो उसको अर्जुन को भी बुलाते हैं कौनते करके बुलाते हैं। अब आप वहां से हिस्ट्री देख रहे हो, तो आप ये देखो कि वेदव्यास जी कौन थे। वेदव्यास जी की माता मत्स्यगंधा है और पिता ऋषि पराशर है। इन दोनों के बीच में शादी हो रही है। भीम की और हिडम्बा की शादी हो रही है। देखिए आप जरा। ठीक है। और इनके बेटे वेदव्यास हैं और वेद लिख रहे हैं। अच्छी बात है कि वेदव्यास जी के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था कि वो एससी थे, एसटी थे, ओबीसी थे या जनरल थे। ठीक है। आप विश्वामित्र जी को देख लीजिए, आप वाल्मीकि जी को देख लीजिए, इनमें से किसी के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था। कास्ट सर्टिफिकेट अभी अभी चल रहा है ट्रेंड में, इतने सालों से नहीं जो था, वो कास्ट सर्टिफिकेट चल रहा है। और बच्चे के जन्म लेते साथ ही बताया जाता है कि ये बच्चा ब्राह्मण है, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र है, क्योंकि उसको इतना इतना पैसा देना है। और उनके अंदर वो भाव जागृत किया जा रहा है। इसका फायदा किसको हो रहा है वो देखिए, और किसको कितना। क्या कभी एससी एसटी का इसमें कोई फायदा है? नहीं है। मैं उसको प्रूव करूंगा मैं आपको। ठीक है। अभी ये तो बात क्लियर होगी कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ये कहा है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने कर्मों से है, और सबके अंदर ईश्वर की ही आत्मा है। तो सबको हमने ईश्वर के रूप में ही देखना है। ठीक है। तो उसके बाद ये जातिवाद आया कहाँ से? तो क्या होता है कि हमारा देश, आपने सुना होगा, खिलजी ने आकर क्या कर दिया, बख्तियार खिलजी ने नालंदा जला दिया। अंग्रेजों ने हमारे गुरुकुल बंद कर दिए। ये सब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कितने अत्याचार किए उसके ऊपर बात करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। हम आज भी अंग्रेजी में ही बोलना चाहते हैं। किसी ने फराटेदार बोल दिया, जॉनी जॉनी यस पापा। बच्चे ने बोल दिया, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाई नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। मतलब हे जॉनी, अपने पिताजी से झूठ बोल। और इस पे हम भी खुश होते हैं, मतलब बच्चा क्या फराटेदार इंग्लिश मार रहा है। उनकी गुलामी इतनी है हमारे अंदर कि हम अभी तक उस गुलामी से निकले ही नहीं है। इसके कारण क्या क्या है? इसके कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था है। हमारी शिक्षा व्यवस्था आपको कभी भी अच्छे कैरेक्टर देती ही नहीं है। हमारी शिक्षा व्यवस्था कभी नहीं चाहती कि आपका उत्थान हो। हमारी शिक्षा व्यवस्था चाहती है कि बस आपका नौकरी मिले, और उसमें से भी कोई जो पढ़ के ज्यादा अच्छे से लिखने वाला हो, बाबूजी का काम अच्छा करता हो, उसको अच्छी पदवी दे, उसको ज्यादा पैसा दे। वो भी गुलाम का गुलाम ही है, आप भी गुलाम के गुलाम ही हैं। उसमें हमने आरक्षण भी डाल दिया। तो हमें ये बताया जाता है कि ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने, वैश्यों ने किया है। हमें ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता कि मुगलों ने और इन्होंने नहीं किया है? इनकी वजह से ये जाति व्यवस्था आई। अब ये जाति व्यवस्था आई कैसे इनके बाद? इन्होंने गुरुकुल बंद कर दिए। अभी समझो कि आज की तारीख में अगर कोई नेता है, नेता ने कह दिया कि सारे स्कूल, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि पूरे दुनिया के सारे स्कूल और सारे कॉलेजेस बंद कर देने चाहिए, और वो जग जीत चुके हैं और उन्होंने घोषणा कर दी है। तो लोग अपने बच्चे को पढ़ाएंगे कहाँ? स्कूल कॉलेज तो डोनाल्ड ट्रंप जी ने बंद कर दिए समझो। तो लोग क्या करेंगे, जो उनको आता है वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, और जनरली अपने पड़ोसी के बच्चों को पढ़ाकर उनका कंपटीशन तो वो कम करने नहीं वाले। सही बात है। अभी समझो कोई टेलर है तो अपने बच्चे को टेलरिंग सिखाएगा, कोई डॉक्टर है तो अपने बच्चे को डॉक्टरी सिखाएगा। यही करेगा वो। सही बात है। वो यही करेगा। कोई टेलर है तो अपने बच्चे को टेलरिंग सिखाएगा, कोई डॉक्टर है तो अपने बच्चे को डॉक्टरी सिखाएगा। यही काम करने वाला है वो। ठीक है।
दूसरे के बच्चे को सिखाएगा नहीं। तो इसमें क्या होता है कि टेलर का बच्चा टेलर बनेगा और उसका बेटा भी टेलर बनेगा। कॉलेज स्कूल तो खुल ही नहीं रहे। और कॉलेज स्कूल में क्या सिखा रहे हैं? एबीसीडी एबीसीडी एबीसीडी। मैं आपको एक सीधी सी बात बता रहा हूँ। मैं हमारे देश के इंजीनियर्स ले लो, और जापान में जितने लोग पैदा नहीं होते उससे ज्यादा हमारे देश में इंजीनियर्स है। पर जापान में कितने पैटेंट फाइल किए जाते हैं, हमारे देश में कितने पैटेंट फाइल किए जाते हैं? आज तक हमारा देश एक जेट फाइटर का इंजन नहीं बना सका। क्यों नहीं बना सका? ऐसी कितनी टेक्नोलॉजी हमारे साथ प्रतिभा होते हुए भी हमारे देश के लोग क्यों छोड़ के चले जाते हैं? यही नासा में हमारे देश के बच्चे उधर बैठ के कर क्या रहे हैं? इन सबके पीछे मैं आपको बताता हूं मैं क्या है। क्या आरक्षण देना, आरक्षण लेना, इसमें बहुत बड़ा खेल क्या है? मैं भी आपको एक बात बताता हूँ सरकारी नौकरी पे। इससे पहले हम आते हैं सरकारी नौकरी पे। मतलब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह सत्य नहीं है कि जाति जन्म के आधार पर है। यहां तक ये तथ्य अगर क्लियर हो जाता है तो मैं आगे चलता हूं कि ये तब हुआ जब गुरुकुल सारे बंद हो गए। और हमारी अभी शिक्षा व्यवस्था के बारे में बता रहा हूं। और हमारे नैरेटिव बिल्ड किए जाते हैं। नैरेटिव कौन बिल्ड करता है? प्रेस, न्यूज मीडिया, सब। अभी फॉर एग्जांपल आप एक न्यूज़पेपर ही ले लो, कोई भी XYZ न्यूज़पेपर। उसमें कम से कम 16 पेज का न्यूज़पेपर है। और आप उस 16 पेज के न्यूज़पेपर को फोल्ड करोगे, A4 साइज का तब भी नहीं बनेगा, उससे बड़ा होगा। उसको जाके आप जेरोक्स भी करोगे तो 32 पेज का अगर आप जेरोक्स भी निकालोगे तो कम से कम 40 रुपए तो लेगा ही लेगा वो। ये बड़े बड़े पेज है। 40 रुपए का न्यूज़पेपर अगर आपको 10 रुपए में आ रहा है तो आपको क्या लगता है उसमें जो एड छप रहा है उसकी वजह से उनको पैसा मिल रहा है? नहीं। उससे उनको कितना मिल जाएगा? उससे उससे तो उनका प्रिंटिंग कॉस्ट नहीं निकलेगा। तो फायदे में कैसे हैं और इतने साल से चला कैसे रहे? वो सब एजेंडे होते हैं। ये मीडिया में जो ये न्यूज चलाते हैं, ये लोग नेताओं से क्या क्या सवाल पूछते हैं? उनको जो पूछा जाए, उनसे जो बात किया जाए, जो तय किया जाता है वही सवाल पूछते हैं और अपने आप को सच्चा 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 नेता बताते हैं। कुछ भी न्यूज बता देते हैं। आप कई सारे ऐसे लोग हैं जो फेक न्यूज चलाते हैं। कई सारे देश में हमारे ऐसे कई सारे न्यूज पेपर वाले हैं। जैसे कि मैं तो रविश कुमार जी, मैं सिर्फ रविश कुमार जी का नाम नहीं ले रहा हूँ, उनकी आप न्यूज जाके सुन लो, या आप अर्नब जी की न्यूज जाके सुन लो। मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, वो कितना सच दिखाते हैं, कौन कितना सच दिखाता है, कौन कितना झूठ बोलता है, कौन कितनी बातों को छुपाता है। आप हर चीज, हर न्यूज को आप देख लो। हर न्यूज को आप देख लो। कितना बहस किया जाता है TRP के लिए। स्टार न्यूज हो, आज तक हो, या कोई भी हो, एक ही न्यूज को 10-10 बार सुनाएंगे, 10-10 बार सुनाएंगे, 10-10 बार सुनाएंगे। वो आपके दिमाग में भूसा भरना चाहते हैं। ऐसे ही आपके दिमाग में जातिवाद भरी है। ऐसे ही आपके दिमाग में सब कुछ भरा है। ऐसे ही आपके मन में आरक्षण शब्द लेने के बाद दोनों पक्षों के अंदर कुछ ना कुछ भेद निकलता है। पर ये हमारे सनातन धर्म में नहीं था। हो सकता है हुआ होगा पहले कभी गलत, या नहीं भी हुआ होगा, किसी के साथ गलत भी हुआ होगा, नहीं भी हुआ होगा, पर वो व्यक्तिगत था। धर्म वैसा नहीं था। उस व्यक्ति को उसी समय हमने समझाना चाहिए, पर नहीं समझाया गया। अभी भी यही हो रहा है। तब संविधान नहीं था, तब भी जातिवाद था। संविधान होने के बाद जातिवाद डॉक्यूमेंटेड हो गया। एक बच्चा जन्म लेती है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट में उसका जात लिख दिया जाता है। कितनी बुरी बात है। पर ये सब हो जाने दो। मान के चला कि चलो ये सब अच्छे के लिए किया, तो भी मैं एक बात बता रहा हूँ। रिसेंटली क्या होता है कि 300 भर्ती के लिए कहीं एग्जाम था। रेलवे वेलवे पकड़ो, उसमें 9 लाख लोग एग्जाम देने आ जाते हैं देश भर से। 300 वैकेंसी, 9 लाख लोग आ रहे हैं। 300 में से 150 निकाल दिया आपने रिजर्वेशन में, 150 वैकेंसी के लिए 9 लाख लोग आ रहे हैं। भाई कैसे बटेगा ये? वैकेंसी भारत में मान के चलो 5 करोड़ लोग सरकारी नौकरी पे हैं, हर प्रकार की सरकारी, बैंक विंग सब पकड़ के सब 5 करोड़ लोग हैं। ठीक है, बैंक, सेना वीना, उसके बाद अपना पुलिस, उसके बाद सारे जो विभाग हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सब सब पकड़ के, अ, भारतीय सेना में सबसे ज्यादा है, बाकी रेलवे में सेकंड नंबर पे है, बाकी सब में पकड़ के चलो। टोटल कितने हैं? 5 करोड़ लोग ही हैं। अब इन 5 करोड़ लोग, 150 करोड़ में से सिर्फ 5 करोड़ लोग हैं, तो 5 करोड़ वैकेंसी ही है। ठीक है, इस 5 करोड़ में से 10% ही रिटायर होंगे 60 साल में। तो उस 10% का कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़ का 10%, 5 लाख। 5 लाख लोग हैं तो 5 लाख लोग हैं, तो 5 लाख से भी कम। एक्चुअली देखा जाए तो 4-4.5 लाख वैकेंसी से ऊपर वैकेंसी निकल ही नहीं सकती।
और 75 करोड़ लोगों को ये 5 लाख नौकरी कैसे बांटा जाए? क्योंकि नौकरी के अवसर तो हम बढ़ा नहीं रहे हैं। बाकी किसी नौकरी में फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी बनी हुई है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है ही नहीं, पेंशन है ही नहीं, मेडिकल का कोई स्थान है ही नहीं, तो कैसे करें हम? इसी चीजों के लिए तो हम आते हैं सरकारी में। हाँ, दूसरा ये होता है कि हमको रिश्वत लेने मिल जाए और हम जल्दी अमीर हो जाए, इसके लिए भी आते हैं लोग सरकारी नौकरी के लिए। काम ही ना करें इसके लिए हम आते हैं सरकारी नौकरी के लिए, और आराम से पैसा मिल जाए इसके लिए आते हैं सरकारी नौकरी। और अदरवाइज क्या इच्छा से आते हैं, क्या एनर्जी लेकर आते हैं, बस यही ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकारी नौकरी भी एक भ्रम है, ये भी लॉटरी सिटी है। जब है 5 लाख और 5 करोड़ अगर हो, तो भी ये 100% हो जाएगा। समझ रहे हैं आपको? तो यहाँ पे तो 75 करोड़ है भाई साहब। तो 0.0001, शायद मेरा आंकड़ा सही या गलत हो, पर आप समझ लो 10,000 में से एक को भी अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है ये। 10,000 लोगों में से एक आदमी को नौकरी दे रहे हैं, वो भी उनको जिनका आरक्षण हो रखा है। उनको नहीं, जिनको तो आरक्षण है ही नहीं उनका तो भूल ही जाओ, उनका 20,000 में से एक को पकड़ो। ये रेशियो है। जो आरक्षण के बारे में बात करते नेता, ये आरक्षण मैं हटने नहीं दूंगा, ये खैरात है क्या है, ये ऐसा है, आरक्षण हटेगा तो लाशें बिछ जाएंगे। अरे भैया, आरक्षण प्राप्तियों और आरक्षण के न प्राप्त करने वालों, आप दोनों बैठ के सोचो। एक आरक्षण के लिए लड़ने वाला और एक आरक्षण को मिटाने वाला। तुम ये देखो, वो जो नेता बात कर रहा है ना, वो करोड़पति है या नहीं? उसकी फैमिली सेट है या नहीं? पिछले 5 साल में उसने कितनी प्रॉपर्टी खरीदी? वो तो आरक्षण ले गई, वो उसको आरक्षण से फर्क क्या पड़ने वाला है? आप लोगों को लूट के ले गया वो नेता। वो राज कर रहा है, आप गुलामी हो। इस लॉटरी टिकट में आप गुलाम हो, 100% गुलाम हो। आपकी आने वाली पीढ़ी भी ऐसी ही जाएगी, आरक्षण लेने के बाद भी, न लेने के बाद भी, क्योंकि आपने फूट डाल के राज किया जा रहा है। आरक्षण 80 साल में जो लोगों के समाज को बदल नहीं पाया, और ज्यादा अग्रेशन ही दिया है इसने, और जातिगत लड़ाई दी इसने, और गरीबी ही दी है। हाँ, कुछ परिवार हैं जिन्होंने इसका अच्छे से उपयोग किया और अच्छे से बेनिफिट लिया, और वही लोग उपयोग किए जा रहे हैं, सब लोग को तो नहीं मिल रहा है, पूरा समाज तो उठा नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था इसको 10 साल के बाद बंद करो। अब लोग बोलेंगे कि बाबा साहब आरक्षण देते समय सही थे, 10 साल के बाद बंद करो बोलो तो बाबा साहब भी गलत है। ऐसा थोड़ी हो सकता है, उन्होंने कुछ सोच समझ के बोला होगा। देखिए, हम लोगों को ये सब चीजें समझनी है कि जो बंदा आपके आरक्षण होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, उनके पास जाके देखो कितने करोड़ रुपए हैं। उनका लाइफस्टाइल जाकर देखो, और आपका लाइफस्टाइल जाकर देख लो अपना। अब जाओ गांव में, देहात में, कोई भी दलित आदमी का, बेचारे का लाइफस्टाइल जाकर देख लो। कोई ब्राह्मण का भी जाके देख लो जो वहां पे कचरा उठा रहा होगा, उसका भी लाइफस्टाइल जाकर देखो। तो जो आरक्षण नहीं चाहिए, जिनकी मांग के लिए जो लड़ रहे हैं उनके लिए, वैसे तो किसी का भी भला नहीं हुआ है। तो आरक्षण को क्या किया जाए? अगर आपको एक बात बताऊं, कि आप सबको सरकारी नौकरी की सुविधाएं मिले, आप भले कोई भी काम करें, जो सरकारी नौकरी को सुविधा मिल रही है वो सुविधाएं आपको भी मिले, बोले आप कहीं पर भी काम करें, मजा आएगा। ये कर सकते हैं। आप सबके बच्चों को जो पढ़ना चाहे वो पढ़े, उनको एडमिशन मिले फ्री में, ठीक है? ये सरकार आराम से कर सकती है, पर ये करना नहीं चाहती, आपको लड़ाना चाहती है। ये मोदी जी जिन्होंने डिजिटल इंडिया लाया था, ठीक है, मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ, सर डिजिटल एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं लाया आप? ताकि कई सारे नेता हैं जिनके कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, कॉन्वेंट्स हैं, इन लोगों का कलेक्शन, इन लोगों में इनका, नेताओं का इनकम, हाँ, ये बंद नहीं होना चाहिए करके। इसीलिए ना, मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, डिजिटल डिजिटल एजुकेशन सिस्टम कितना लाए आप एलकेजी से लेके पीएचडी तक, डॉक्टर तक, सबको आप डिजिटली रख दो। सबके हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक वाइज क्लासेस आप उनके उनके प्रोफेसर से बनवा के गवर्नमेंट पोर्टल में डाल दो। अब जिस बंदे को जो पढ़ना है वो पढ़ेगा और उस सब्जेक्ट का एग्जाम देगा। स्कूल में हो जा रहा है तो एक्टिविटी करेगा, सीखेगा, स्पोर्ट्स सीखेगा, स्किल सीखेगा, ये सारी चीजें सीखेगा। वो अपने हिसाब से फर्स्ट स्टैंडर्ड क्लियर करे, वो अपने हिसाब से सेकंड स्टैंडर्ड क्लियर करे। आप उसको रेस में क्यों दौड़ा रहे हो? अगर उसने 16 सब्जेक्ट क्लियर किए हैं,
तो उस 16 सब्जेक्ट में उसको एक डिग्री मिलेगी। 12th के बाद अगर उसने 16 सब्जेक्ट किसी भी डोमेन में करे वो, उसको एक डिग्री मिलेगी। और उसके डिग्री, उसके स्किल्स वगैरह 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 उसके आधार कार्ड से, आजकल तो वो एक कार्ड बना ही है आपने, उसमें अपलोड होता रहेगा। उसने उसमें कितना स्कोर किया, कौन से पेपर में कितना, वो हर पेपर के लिए 500 रुपये भरे और अपना एग्जाम दे दे। वो वीडियो तो फ्री है, फ्री में बैठ के कोई भी वीडियो देखे, कोई भी कोर्स करे, कोई भी पढ़ाई करे। वो मिक्स स्किल करे, वो स्किल ढूंढे जो उसको चाहिए। अब एक सेल्स वाला है, उसको उसको अगर लगता है कि यार उसको किसी डेंटिस्ट को सर्व करना है, तो वो जाके मेडिकल के, डेंटल के कुछ सब्जेक्ट पढ़े, उसके भी एग्जाम दे दे वो। आपने तो ऐसा बना के रखा, आर्ट्स वाला मेडिकल कर ही नहीं सकता, पढ़ ही नहीं सकता। और साइंस वाला मैथ्स, बायो वाला मैथ्स पढ़ नहीं सकता जैसे है, मैथ्स वाला बायो पढ़ नहीं सकता है, साइंस वाला आर्ट्स पढ़ सकता है, आर्ट्स वाला साइंस नहीं पढ़ सकता। ये सब तो आपने ही बनाया ना क्राइटेरिया। ये डिजिटल कर दे, सारा पेपर रख दे। उसको संस्कृत सीखना है तो संस्कृत सीखे, हिंदी सीखना है तो हिंदी सीखे, इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश सीखे, तमिल सीखना है तो तमिल सीखे, मलयालम सीखना है तो मलयालम सीखे। भाषा का तो विवाद ही खत्म हो जाएगा। पर आपने नहीं किया। आपके पास 10 साल थे, 15 साल थे। जो मैं सोच रहा हूं कि आपके आईएएस आईपीएस लोगों को यह बात नहीं पता है, मैं एक सामान्य आदमी हूं। क्या आप लोगों के दिमाग में बुद्धि नहीं है? नहीं, इस देश के किसी भी नेता को यह नियत नहीं थी कि आप लोगों का भला हो। आप लोगों का भला हो, इस देश की किसी नेता की नियत नहीं है अब तक की। ये समझो आप। आपके बच्चे वही पढ़े जो वो चाहे, वो वही सोचे जो वो चाहे, वो वही करे जो वो चाहे। और यही चलता आ रहा है, और आप गरीब ही जियोगे। आप अपने जाति वाले नेता को पकड़ो, या आप अपने आपको अच्छे बोलने वाले नेता को पकड़ो, कोई नहीं चाहता कि तुम्हारा भला हो। और वहां पे बैठे हुए, ऊपर जो बैठे हुए उनके जो कैडर है ना, जो बाबूजी, जो जो लोग बैठे हुए हैं ना उधर सेक्रेटरीट वगैरह वगैरह में, वो तो कभी नहीं चाहेंगे उनके बच्चे विदेश में जाके। पता करो उनके बच्चों में से कितनों के पास कितने की प्रॉपर्टी है, उनके घर वालों के पास कितनों के पास कितने की प्रॉपर्टी, किस मंत्री के पास कितने की प्रॉपर्टी है। जाके पता करो, तुम्हारी जात वालों के नेताओं का पता करो, पता चलेगा आपको आपके पैसों में कितना खुश है वो सब आपका पैसा है भाई साहब, आपका, जनता की सेवा का। और जनता भूख मर रही है, हर जगह पे यही हाल है। हर बंदे का आर्थिक प्रॉब्लम चल रहा है, हर कोई असुरक्षित महसूस कर रहा है, इसके लिए आरक्षण के लिए झगड़ा कर रहे हैं। किसी को चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। तुम दोनों बंदर बाट कर रहे हो और वो वहां पे खुश है। दूसरा, जॉब का मैं बोलता हूं, अभी आर्थिक तौर पे आरक्षण देना चाहिए तो कितना देना चाहिए? 100% देना चाहिए। 100% आरक्षण हो आर्थिक तौर पर मेरिट पे नहीं। मतलब जो बंदा पढ़ाई कर रहा है, उसके पास अगर सुविधा नहीं है तो सरकार ने उसके पास सुविधा पहुंचानी है। अब कैसे तय किया जाए कि किस बच्चे के पास कितना पैसा है, किसके पास कितना पैसा नहीं है, वो भी बताऊंगा। ठीक है। पर मार्क्स बेटा उसको अपने हिसाब से लाना पड़ेगा। ये है, एजुकेशन आप कोई भी कर सकते हैं, मेडिकल सीट आराम से मिल जाएगा आपको, बट मार्क्स आपको आपके हिसाब से लेना पड़ेगा। अगर आपकी क्षमता है तो आप कर सकते हैं, आपकी क्षमता नहीं है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। सामने आपके विद्यालय खुला हुआ है, आपको वहां से पीडीएफ डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट लेना और लिखना है एग्जाम, बस 1,000 रुपये होगा। इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, किसी का भी पेपर लेना है, फार्मेसी हो, 1,000 रुपीज लो या 2,000, एक सर्टेन अमाउंट फिक्स करो, उस अमाउंट में तुमको एग्जाम फीस देना है। और आप उस कॉलेज में जा रहे हो तो वहां पे आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, उसका एक स्टैंडर्ड रखा जाए कि आप इससे ज्यादा, इससे किसी भी कॉलेज में इससे ज्यादा ये फीस नहीं लिया जा सकता। प्रैक्टिकल्स के लिए, असाइनमेंट्स के लिए आप इस कॉलेज से एसोसिएट हो जाइए, हो जाएगा। इग्नू वाला पैटर्न कर सकते हो ना आप? नहीं करना चाहते? हाँ, ट्रांसपेरेंसी लाओ। नहीं करना चाहते बॉस, कोई नहीं करना चाहता, कोई भी नहीं करना चाहता। क्यों? इनको कमाने नहीं मिलेगा, इनकी कॉलेजेस नहीं चलेंगे। इनके कॉलेज में बैठ के जो ब्रेन में तुम्हारे बच्चों के जो एजेंडा भर रहे हैं ना, वो नहीं चलेगा। बच्चों के बीच में आपस में जातिवाद में झगड़ संघर्ष हो, फिर ताकि ये यूजीसी जैसा अच्छा कानून लेके आए, जहाँ ये कहे अरे भैया मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, अभी समझो मैं मोदी जी से ही पूछता हूँ, आप यूजीसी का कानून लाए, मैं आपको बोलता हूँ कि आपने अपराध किया है और आपको अगर जेल में डाल दिया जाए, ठीक है मोदी जी, और जांच ही ना हो, बस मैंने घोषित किया करके आप अपराधी हो, ऐसा हो सकता है? क्या ये सही न्याय होगा आपके साथ? तो आपने तो वही न्याय कर दिया। जांच नहीं होगी,
और मैंने झूठा इल्जाम लगाया तो झूठे इल्जाम के प्रति कोई ये नहीं होगा। अरे क्या कानून बनाया है इसी? ऐसे आईपीएस आईएएस बैठा के रखे हुए हैं आपने, ऐसे मंत्री बिठा के रखे। आप जाके देखो जरा संसद में, आप ही लोगों के इष्ट मंत्री, सारे इष्ट मंत्री की बात कर रहा हूं, कितना चिल्लाते हैं, कोई एक आद। अरे इससे अच्छा तो यूकेजी का क्लासरूम चलता है, मैडम पढ़ाती है, बच्चे बैठ के लिखते हैं। अरे आप लोग उसके भी लायक नहीं हो। आपने जिन नेताओं को बना के रखा है, जाके संसद में देखो, उनके कोई भी वीडियोस देखो पुराने जाके, एक काम नहीं कर रहे, ऐसा चिल्लाते रहते हैं ये लोग। आपने उनको भेजा है, इनका काम है कि संसद में काम रोका जाए, काम न चलने दिया जाए, फड़कन। अरे भैया कोई कौन क्या बोल रहा है, कुछ वो सुनने की इनमें क्षमता नहीं है, ऐसे नेता आपने बिठा कर रखे। और उनको पैसा ही पैसा चाहिए, पावर चाहिए, पैसा चाहिए। तुम लोगों को लड़ाते रहूंगा, जात में भाषा में, जात में भाषा में, सब में लड़ाता रहूंगा, इसमें उसमें, अमीरी गरीबी, ये सब में लड़ाता रहूंगा। हाँ ठीक है, कोई मेरे को मिल गया, मैं उसको कुछ दे दूंगा। मैं भीख मांग दिया, फीक फेंक दिया तुम्हारे मुंह, थूक दिया है। जो तुमको मिल रहा है वो तुम्हारे मुंह पे थूका जा रहा है, तुम्हारा हक नहीं दिया जा रहा, तो तुम्हारा हक कैसे मिलेगा? अरे भैया मैं आपको एक सीधी सी बात बोलता हूँ, संविधान संविधान बताते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप जाके अपने लिए रात के 8 बजे पोस्ट ऑफिस खुलवा दीजिए, बैंक खुलवा दीजिए। भैया यहाँ पे 12:30 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है भैया, किसी नाचने वाले के लिए। समझ गए आप मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई करके नाचेगा, उसके लिए कोर्ट खुल जाता है, भले वो किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे। समझ रहे हैं आपको? ये AK-47 वाला लेकर घूमता है ना, उसके ऊपर पिक्चर बनती है कि ये भैया वो भी अच्छा आदमी था, उसको तो ऐसी पकड़ के रखा। अरे भैया अगर वो अच्छा आदमी था, क्या हम खराब हैं फिर? एक आतंकवादी को पकड़ा गया, कसाब को, उसको कम से कम 5 साल तो उसको जेल में उतना पैसा खिला दिया भैया, वो 5 करोड़ दिन का कहा गया कि उसकी, इसमें कितनी सारी पुलिस लगी, एक कसाब के ऊपर महीने का 3.5 करोड़ रुपए खर्चा किया। भैया उसको मार देते पकड़ के, वो 3.5 करोड़ उन लोगों को दे देते महीने का, जिन लोगों की परिवार वहां पे मारे गए। ऐसे तो निर्णय होता है भैया हमारे देश में। कोई भी सरकार हो भैया, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आप अच्छे नहीं हो। संघ से भी पूछना चाहता हूँ, संघ इतना अच्छा काम करता है, संघ ने कभी कोशिश नहीं की कि उनके संघ के लोगों को वो डेवलप कर पाए आर्थिक तौर पर, कभी नहीं किया। मोहन भागवत जी आपने कभी किया है, सोचा है कभी? कभी नहीं किया। हेगड़ेवार जी का जो संघ है, क्या वो अभी है? आप अपने आप से सवाल पूछो। सब एक दूसरे को पागल ही बना रहे हैं भैया। कौन कर रहा है धर्म की रक्षा? कोई नहीं कर रहा। संघ के लोग अच्छे हैं, संघ में जाने वाले स्वयं सेवक बहुत अच्छे हैं, पर मोहन भागवत जी आपने उनका क्या डेवलपमेंट किया? क्या डेवलपमेंट किया? आप क्या जातिवाद खत्म कर पाए? आपने ये 4 श्लोक कभी इन लोगों को पढ़ा है? संघ में ये 4 श्लोक तो मैंने कभी नहीं सुना, मैं कितने बार गया हूं। आधार दिया? नहीं। संघ जातिवाद का विरोध करता है, मैं बस इसके लिए संघ के साथ हूं। संघ की इस चीज को मैं बहुत मानता हूं। हाँ, जातिवाद का भेद बिठाएंगे, ये सब करते हैं, पर संघ में हिंदुओं का डेवलपमेंट कभी नहीं किया गया, आर्थिक डेवलपमेंट कभी नहीं किया गया। उससे अच्छा तो वो मौलाना है जो अपने लोगों का आर्थिक डेवलपमेंट करते हैं। संघ की एक कमी है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि हर अच्छे इंस्टीट्यूट का मैंने नाम खराब कर दिया है यहाँ पर, हर लोगों का, हर लोगों का। तो आप कहाँ पर हो? तो ये आरक्षण वाला जुमला आपके साथ क्यों किया जाता है, मैं आपको बताता हूँ, ताकि ये लोग बड़े बने रहे। पर क्या इसका विकल्प है? अब कैसा है, आर्थिक पे आरक्षण दो, 100% आरक्षण दो आर्थिक पे, पर मेरिट पे नहीं। मेरिट बंदे को लेके ही आना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1 डन। ठीक है, इससे प्रतिभा भी नहीं मरेगी, और जो बंदे को करना है वो भी नहीं करे, वो भी कर पाएगा, प्रतिभावान बन पाएगा। दूसरी बात, अगर हर बंदे को मेरिट पे उनका पेमेंट, मतलब जिनको अभी समझो कोई SC ST का बंदा है, वो अभी गांव में बैठा हुआ है, मजदूरी कर रहा है, पर उसके पास पैसे ही नहीं है, वो एग्जाम देने जाएगा ही नहीं। उसके अकाउंट में पैसा है, जैसे किसान अकाउंट में पैसा आता है, उसके अकाउंट में पैसा है, ताकि वो पढ़ पाए, या वो उस चीज को खरीदने जाए तो उसका वो बिल वहां पर माफ हो जाए, दुकान वाले को उसका पैसा मिल जाए। ऐसा कर सकते हैं। या किसी सरकारी जगह में वो जब भी जाए तो अपना नाम पता लिखकर वो उसको वो चीज फ्री में मिल जाए।
ठीक है, कर सकते हैं, पर मेरिट में तो उसको करना पड़ेगा। ये कर सकते हैं। अगर उसके पास जाने आने के लिए, एग्जाम के लिए टिकट के पैसे नहीं है, तो वो भी उसमें लिख कर क्लेम करके क्लेम कर ले वो, किसी को कोई आपत्ति नहीं। पर इतना पैसा दे कैसे? ये तो नेता के जेब में जाना चाहिए। इसके लिए सरकार इस चीज को लागू नहीं करती, तो नेताजी क्या खाएंगे? नेताजी के बच्चे क्या खाएंगे? उनको अपनी पीढ़ी में दूसरा नेता निकालना है और पीढ़ी में तीसरा नेता निकालना है। यहां कोई जातिवाद की बात नहीं होती भैया, मेरा बेटा ही सीएम बनेगा, यहां कोई जातिवाद की बात नहीं होती है। और वही बोलता है कि आरक्षण रहना ही चाहिए, और वो खुद ही जातिवाद पल रहा है। देखो, आप समझो जरा। अब इन लोगों का टाइट कैसे करें, मैं आपको बताता हूँ। सीधी सी बात है, अगर कानून, अगर शिक्षा ऑनलाइन कर दी जाए और आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया जाए, जैसे मैंने आपको बताया था, सारे सब्जेक्ट, सारे सब कुछ ऑनलाइन रहेगा, बस आपको जाके किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ना है और वहां पे आप एग्जाम दे सकते हैं, प्रैक्टिकल सीख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, जिसकी कीमत बहुत कम होगी, जिसकी कीमत सरकार तय करेगी कि इतना ही होना चाहिए, और एग्जाम फीस इतना हो। आप जितने पेपर करना है उतने पेपर करिए, और वो आपके आधार कार्ड के साथ अपलोड होगा कि आपने ये पेपर पास किए हैं, ये प्रैक्टिकल पास किए हैं, ये मार्क्स लिए, और आपने ये स्किल सीखा है। हर स्किल आपके आधार कार्ड से जुड़े, ताकि कोई भी बंदा आपका जब रिज्यूम देखना हो तो देख सकता है कि आपकी शिक्षा क्या है। आप कुछ भी उसमें सीख सकते हैं, कंप्यूटर का कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, फोटोग्राफी का कोर्स, टेलरिंग, इलेक्ट्रिशियन का वर्क, पानी या प्लम्बिंग का वर्क भी आपने किया है, आप सिविल इंजीनियर हो, आपने प्लम्बिंग का कोर्स भी किया, तो उसमें दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये होना चाहिए। और आपने स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके प्रैक्टिकल क्या सीखा, लोगों के साथ क्या अनुभव शेयर किया, आप उस टॉपिक में कितना जाके आप उस टॉपिक में बोल पाए, ये होना चाहिए। उससे आपको असाइनमेंट मिलना चाहिए। ये ऐसे चलना चाहिए क्लासेस। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे देश में सारा शिक्षा सभी के लिए फ्री हो जाएगा, लगभग फ्री के समान हो जाएगा। और वो बंदा वहां पर जो मेरिट में काम करेगा, उस मेरिट के हिसाब से उसको एग्जाम देना है और उसके हिसाब से उसको जॉब लगना है। अभी सरकारी नौकरी पर आया तो मैंने आपको बताया कि सरकारी नौकरी उतनी है ही नहीं, तो सभी नौकरी को सरकारी नौकरी में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो उसका एक उपाय बताता हूं। जहां पर सरकारी नौकरी पे हम क्या चीज चाहते हैं कि आर्थिक सुरक्षा मिले हमें, सबसे बेसिक तो वो होता है। ठीक है, तो आर्थिक सुरक्षा हर जॉब में कैसे लाया जाए, तो उसका एक नियम है। आप रखिए कि हमारे देश से सारा टैक्स सिस्टम, हमारे देश का सारा टैक्स सिस्टम ऐसा बने कि जो टैक्सेस है, टैक्सेस वो होना चाहिए कि आपके इनकम, जैसे आपके अकाउंट में कोई भी पैसा आता है, अभी समझो अगर 10,000 रुपये आता है तो 10% कट जाए, वही आपका इनकम टैक्स हो। आपके अकाउंट में 500 रुपये है तो 50 रुपये कट जाएगा, वो आपका इनकम टैक्स है। आपके अकाउंट में 10 रुपये है तो 1 रुपये कट जाएगा, वो आपका इनकम टैक्स है। ये आपका हर आदमी का सेम होना चाहिए। आपके अकाउंट में कुछ भी आया, आपका 10% कट जाए। इस 10% में, अभी मैं इसके लिए बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी दिल्ली जैसा शहर है तो वहां पे कम से कम 6,000 7,000 करोड़ का एक दिन का ट्रांजैक्शन है। तो 10% यानी 600 करोड़, 600 करोड़ एक दिन का, या 60 करोड़, सॉरी 60 करोड़ एक दिन का, 60 करोड़ एक दिन का, तो एक महीने में कितना हो गया? 1800 करोड़। 1800 करोड़ में तो एक एम्स आ जाएगा उसका आराम से। हर शहर अपने आप में बड़ा होता जाएगा, हर प्रकार की फैसिलिटीज दे सकते हैं, इतना पैसा सरकार के पास संचित होगा। अभी रही बात सभी गुड्स में, अगर आपको लगाना है तो सारे गुड्स में 15% जीएसटी लगा दो, हर चीज में 15% जीएसटी। पर ये जीएसटी का पैसा, जब भी मैं कोई चीज प्रोड्यूस करता हूं, वो जीएसटी के साथ ही मेरे पास आए, उसका जो 15% है वो मेरे ही अकाउंट में आ जाए। और वो कैसा हो कि 5% मेडिकल इंश्योरेंस, 5% पेंशन और 5% लमसम। मैं अभी बहुत सारी चीजें खरीद रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं खरीद रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, मेरी जरूरत की चीजें पूरे करते जा रहा हूँ। तो ये जो 15% है, मैं जब 60 साल का होऊंगा मुझे मिलना चाहिए। उसमें से 5% मुझे पेंशन के रूप में मिलना चाहिए, जो मैंने खर्चा किया है। इससे मार्केट भी सुचारू रहेगा, चलता रहेगा। 5% मुझे पेंशन के रूप में मिलना चाहिए, 5% लमसम की मिलना चाहिए, 5% मेरे फैमिली को मेडिकल इंश्योरेंस में मिलना चाहिए, जिसमें मेरी पूरी परिवार मेडिकल इंश्योरेंस में कवर हो। मेडिकल इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, इन सारे इंश्योरेंस में कवर हो। अभी समझो मेरा बेटा बड़ा हो गया, बेटा बड़ा हो गया, वो डॉक्टर हो गया और वो कमा रहा है, वो भी जो खर्चा कर रहा है, वो भी उसका 5% मेरे पास ही आता रहा। फैमिली का एक पैन कार्ड बने, और पता चले कि फैमिली में जो फादर है, उसके दो बच्चे हैं, ये सारे, पत्नी है, ये सब फैमिली पैन कार्ड से कनेक्टेड हो। एक पैन कार्ड एक फैमिली के लिए, फैमिली पैन कार्ड बने।
और सबका फादर के पास जाए, उसके बाद उनकी पत्नी को जाए, उसके बाद उनके दोनों बच्चों को ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाए, उसके बाद उनके बच्चों को। ये पेंशन धीरे 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 आपका बढ़ता जाएगा। कैसा लगा आपको ये? आप भले अपनी चाय की दुकान में काम करें, या आप भले आप टेलर हो या डॉक्टर हो, आपको और आपके फैमिली को आर्थिक पेंशन मिलता जाएगा। अगर आप 60 साल से पहले मर गए तो आपके फैमिली को, आपकी वाइफ को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए आपको कितना अच्छा है। क्या ये सिस्टम गवर्नमेंट नहीं लेके आ सकती? अभी 10% टैक्स बस हो गया। बाकी अगर आप इंपोर्ट का टैक्स जो रखना चाहते हो वो रखो, वो सरकार को अपने हिसाब से रखने दे। ये अगर टैक्स सिस्टम लाए तो आप सबका नौकरी, सरकारी नौकरी हो जाएगा। आप भले अपने चाय की दुकान में, अभी आप अपने चाय की दुकान में ईमानदारी से कमाए और ज्यादा कमाए और ज्यादा चीजें खरीदें, आपका वैसे ही होगा। आप प्लॉट खरीदते हैं तो भी आपका 15% कटने वाला है, आप कार खरीद रहे हैं तो भी 15%, आप पेट्रोल खरीद रहे हैं तो भी 15%, शराब खरीद रहे हैं तो भी 15%। सारी महंगाई कम हो जाएगी बॉस, क्योंकि वो 15% आप ही के पास आने वाला है। महंगाई बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि ये महंगाई आप ही के अकाउंट में जाने वाला है। और ये जो 15% है, सरकार उन्हीं के पैन कार्ड में रखे और उसी पे 9% टक्का दें। और उस पैसे को सरकार भी कहीं भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए यूज कर सकती है। रोड बनाए, पुल बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए, कर सकती है। नहीं करना चाहते। क्या ये चीज, ये ऊपर बैठे आईएएस आईपीएस को पता नहीं है? मुझसे ज्यादा दिमाग होगा उनके पास, वो तो बड़े बाबूजी हैं, बड़े नेता, पर उनकी नीयत नहीं है बॉस। आप भिखारी रहो, आरक्षण आरक्षण करते रहो आप लोग। ये सच है। और आरक्षण सोच के आपके अंदर वो गुस्सा है जो अंग्रेजों ने बोला है। अंग्रेजों की गुलामी पर आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, मुगलों की गुलामी पर गुस्सा नहीं। आपसी भेदभाव अभी तक आपका मिटा ही नहीं है। बस यही चलता रहे और वो फायदा उठाए। और कोई आरक्षण को प्रमोट करने वाला नेता है, बोले कि मैं आरक्षण मिटने नहीं दूंगा, तुम कुत्तों की तरह जियोगे, मैं जीऊंगा, मैं जीऊंगा, यही चाहता है वो ये शिक्षा व्यवस्था नहीं लाएगा, वो ये नहीं लाएगा। अभी आप बोलोगे भैया किस व्यक्ति को आर्थिक तौर पे आरक्षण मिले? भैया फैमिली पैन कार्ड पे दिख रहा है कि एनुअल इनकम कितना आ रहा है। जिसका 8 लाख से जिस परिवार का कम आ रहा है, भैया उसको दो। जिसका 8 लाख का आ रहा है तो 8 लाख के हिसाब से उसको इतना मिलना चाहिए। 7 लाख का आ रहा है तो उसको इतना मिलना चाहिए। 6 लाख का आ रहा है तो उसको इतना मिलना चाहिए। 20 लाख आ रहा है तो उसको नहीं मिलना चाहिए। 40 लाख आ रहा है तो उसको नहीं मिलना चाहिए। कर सकते हो आप इतना बेनिफिट्स, जब वो पढ़ने के लिए जाए तो। ये बेसिक फैसिलिटीज कर सकते हैं ना। बिजली फ्री दे रहे हो, बोलो ना ये भैया इनका इतना है इनकम, तो इनके लिए बिजली इतना रहेगा, इतना परसेंटेज, इनके लिए इतना, इनके लिए इतना, इनके लिए इतना। कर सकते हो आप। अब इनकम ही नहीं है पर मुझे एसी में बैठना है तो नहीं चलेगा ना। फ्री में एसी चलेगा? आप दोगे किसी को? तो कोई आपको क्यों दे? ये फ्री की चीजें काटे पहले। सरकारी अस्पताल में मिनिमम फीस रखें, ताकि सर्विस मुंह पर बोल सकें कि भैया हमने इतना फीस भरा है, हमको इतना होना चाहिए। जो पोवर्टी लाइन के नीचे है, उसके लिए फीस मत रखो। ये नहीं करना चाहते, आपको ये वो फैसिलिटी देना ही नहीं चाहते। ये लोग खुश रहना चाहते हैं, ये लोग खुश रहना चाहते हैं। अभी आप ही बताओ, आप बिजनेस कर रहे हो और आपको, आप बिजनेस कर रहे हो, आप लॉस हो रहे हो, तो आप अपने बिजनेस का इंश्योरेंस कर सकते हो। आप अपने बिजनेस में कर रहे हो, अगर आपको कुछ हो भी गया तो अभी आपको पूछने वाला कोई नहीं है। आप मर गए तो आपको पूछने वाला कोई नहीं है। पर जब ये कानून लागू होगा, आपको कुछ हो भी गया तो आपकी वाइफ को पेंशन तो मिलता रहेगा। ये कोई नहीं चाहता। ये चाहते हैं कि अलग से इंश्योरेंस बनाओ, उसको अलग से भरो मेरे टैक्स के बाद, जीएसटी के बाद। अभी तुमको क्या मिल रहा है? वैसे भी इससे ज्यादा टैक्स ले रहे हो तुमसे। इसको ट्रांसपेरेंट करो, उसको क्लियर करो। और तीसरी बात, 10,000 रुपए के ऊपर का हर चीज आधार कार्ड से रजिस्टर्ड हो, ताकि ऊपर बैठे सारे बाबूजी और नेताजी, इन लोगों ने कितना पैसा डामाडोल करके रखा हुआ है ना, एक पैन कार्ड में दिख जाएगा। आप उनका पैन कार्ड डालोगे ना, तो पता चल जाएगा कि भैया पिछले साल इन्होंने 100 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है। और आपके आरक्षण की बात कर रहे थे ये लोग। ये लोग आपके लिए ऐसे ऐसे कानून बना रहे थे। पता चलेगा। हर 10,000 के ऊपर का
प्रॉपर्टी जो है आधार कार्ड से लिंक हो, ताकि उस परिवार के पास कितनी संपत्ति है पता चले, उनकी बेनामी संपत्ति पता चले। कोई नहीं करेगा भाई साहब, मेरी वीडियो कोई वायरल नहीं करेगा, ये आपको करना है, ये आपको समझना है और आपको करना है। आपकी जिंदगी है, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए, आपके बच्चों के लिए आपको करना है। चाहे आप किसी भी जाति से हो, आप धोखा ही खा रहे हो। चाहे आप स्वर्ण हो या दलित हो या कोई भी हो, आप धोखा ही खा रहे हो। कुछ नहीं मिलने वाला इधर। आपका द्वेष पूरा हो रहा है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जाओ जाके चंद्रशेखर जी से पूछो, पिछले 3 साल में इनकम को दिखाने बोलो मीडिया में सबके सामने। उनके उनके पत्नी, उनके बच्चे, उनके चाचा भतीजे, सबके इनकम में क्या ग्रोथ हुआ है। उनके सर्कल को पकड़ो, किसके इनकम में क्या ग्रोथ हुआ है इतने दिन में, जरा पता करें। पता करने बोलो ना, इससे पहले क्या थे और अभी क्या थे, जरा पता करने बोलो। जाओ जाके पूछो, सभी नेताजी से पूछने बोलो, नहीं बताएंगे वो। तो ये कोई मीडिया वाला पूछेगा नहीं उनसे, और वो बोले कि मुझे भी आरक्षण चाहिए। तो हाँ भैया, तो तुम्हारे समझ के ही किसी गरीब का आरक्षण ले रहे हो बाय बर्थ। अगर तुम ले रहे हो, तुम्हारा बच्चा ले रहा है, हाँ नेताजी, ठीक है, आप आरक्षण खत्म नहीं करने देते, तो आप अपनी समझ के एक बंदे का आरक्षण छीन ले रहे हो। सही बात है ना। आप तो वैसे ही आरक्षण में ही रहते हो, आपके बच्चे के बच्चे ही नेता बनेंगे, ये थोड़ी बनेंगे। आपकी पार्टी का कोई कोई किसी इसको थोड़ी आप सीएम बना देंगे। आप आरक्षण की इतनी बात करते हैं, मैं अखिलेश जी से बोलना चाहता हूं, आप किसी एससी वर्ग के आदमी को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दो, और आप सीएम कैंडिडेट से हट जाओ। आरक्षण दो ना आप, आपके परिवार से बाहर हटके। नहीं देंगे आप। ये सवाल उनसे मीडिया में कोई पूछता नहीं है। वो अपनी अपनी बकबक करते हैं और निकल जाते हैं सारे मंत्री लोग। वो उन्हीं की बात करते हैं। आप उनसे सीधा सवाल पूछो, गोल गोल करेंगे, जिलेबी बनाएंगे ये लोग। जिलेबी भाई है ये सब। और ये अधिकार चोर हैं, अधिकारी लोग चोर हैं। वो लोग ऐसी ऐसी नीतियां बनाएंगे कि जहां जहां से पैसा आ सके उनके पास। सारे अधिकारी खराब नहीं है, बहुत सारे अधिकारी पर खराब। नेता भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने कुछ सारे गलत काम ही किए, अच्छे काम भी इन लोगों ने किए होंगे। सारे नेताओं ने अच्छे काम भी दिखाने के लिए भी किए होंगे, पर अधिकतम 90% इनके गलत काम ही है। कोई नहीं चाहता कि आप ऊपर आए। ये जब संपत्ति के साथ 10,000 में जोड़ना शुरू हो जाएगा, तो सबकी चोरी पकड़ी जाएगी। 10% अगर टैक्स करे, तो सफिशिएंट फंड रहेगा सबको बांटने के लिए, और सब अपने इनकम से कमा सकते हैं। 15% जीएसटी अगर आता है, तो अगर समझो अंबानी अंबानी के हिसाब से पेंशन लेगा, आप आपके हिसाब से पेंशन लेंगे, पर आपका जीवन रुकेगा नहीं। आपके जीवन में असुरक्षता की भावना नहीं आएगी। आपने कमाया, खाया, खर्चा किया, पर आपको आपकी फैमिली बचा रही है। आपको आपकी कर्म आपको बचा रहे हैं। पर यहाँ पर ऐसा है नहीं, आपसे सब छीना जा रहा है। आपके घर में किसी को अगर कैंसर हो गया तो आप खत्म। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। आप आरक्षण में इस कमा के, या आप भले प्राइवेट में हो, आप आपका आपके फैमिली में किसी को कैंसर आ गया, आपने जितना 10 साल में कमाया सब खत्म। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आपका यहाँ पे महीना महीना फैमिली इंश्योरेंस आप भर रहे हो, उसका अमाउंट बहुत बड़ा होता जाएगा। आपके घर में दूसरा, आपके घर में 3 मेंबर है, तीनों कमा रहे हैं, तीनों का पूरे फैमिली का एक इंश्योरेंस हो जाएगा। अभी तो आपको उसका लाभ ही नहीं मिल रहा है ना। सबका आयुष्मान कार्ड बने, और सबके आयुष्मान कार्ड में 5-5 हजार रुपए, 3 हजार रुपए, 4 हजार रुपए, 2 हजार रुपए, कितना आप पैसा दे रहे हैं उसके हिसाब से आपको इंश्योरेंस मिले। इतना आया तो उसके हिसाब से 10 लाख का, उतना आया तो उसके हिसाब से 30 लाख का, उतना आया तो आपका फैमिली पूरा का पूरा अच्छा रहेगा। पर एक कोई नेता नहीं चाहेगा कि आपके फैमिली के साथ ये अच्छे घटनाएं घटे। पर हाँ, पर इस चीज को हम लागू कैसे कर सकते हैं? लागू ऐसे कर सकते हैं कि ये सारी चीजें, पॉइंट्स को लिखो एक पेपर में। पॉइंट नंबर 1, आरक्षण 100% आर्थिक आधार पर होना चाहिए, 100% होना चाहिए। सारे एजुकेशन को ऑनलाइन किया जाए। उसके बाद सारा जॉब है, जो मतलब जो इनकम टैक्स है वो 10% होना चाहिए। बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स 10% यानी बहुत ज्यादा हो गया, उससे ज्यादा कभी बढ़ना ही नहीं चाहिए। उससे ज्यादा कब होना चाहिए? जब कंपनी 100 करोड़ के पार गए तो उसको 15% डालो। 200 करोड़ के पार गए तो, या आप 1,000 करोड़ के पार गए तो 20% डालो। बस हो गया, 20% से ज्यादा लेना ही नहीं, कंपनी से भी नहीं लेना।
बहुत अमाउंट है वो। अभी तीसरा, 10,000 के ऊपर की सारी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो और फैमिली आधार बने, फैमिली पैन कार्ड बने। हम कोई भी आदमी इलेक्शन के लिए जाता है तो उसका फैमिली कार्ड में दिखे कि भैया उसके रिश्तेदार कितने लोग हैं और उसके रिश्तेदार में किस किस को कितना कितना मिल रहा है। इनकी पार्टी, इनके भतीजे की पार्टी, उनकी पार्टी, उनके चाचा की पार्टी, सबका नेटवर्थ दिखे, प्रॉपर्टी कितना है, कितना एकड़ जमीन है, उसको कितने में खरीदा है, कितना वैल्यूएशन है। अभी वो खरीदने जाए और फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, मैंने एक जमीन लिया है 10 एकड़ और मैंने बोला मैंने उसको 3 लाख रुपए में खरीदा, तो पब्लिक सवाल पूछ सकती है ना, साहब अभी आप, हम आपसे लेना चाहते हैं, हमको डाउट है, तो आप हमको 3 लाख रुपए में ये स्कूल को दान दे दीजिए, क्या हम स्कूल के लिए खरीदना चाहते हैं आपकी 3 लाख रुपए की जो 10 एकड़ है ना, उसको हम स्कूल के लिए खरीदना चाहते हैं, क्या बेचेगा वो? नहीं बेचेगा। तब बता रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी के अनवांटेड रेट्स, ये महंगाई, ये सब कम हो जाएगी, सब महंगाई कम हो जाएगी। रोजगार के भी कई सारे लक्षण हैं, मैं वो किसी और वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो और लंबा होता जाएगा। पर ये सारी चीजों को लागू करना है तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको एक लेटर में नोट कर दें। जैसे पॉइंट नंबर 1, जो है आर्थिक आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण नहीं, आर्थिक आरक्षण होना चाहिए हर किसी का, 100%। पूरे भारत में जो भी इस कैडर में आता है उसको आर्थिक तौर पे मदद मिलनी ही मिलनी चाहिए, हर प्रकार से मिलनी चाहिए। बाकी जो परीक्षा है वो मेरिट बेसिस पे, मेरिट का तो यहाँ पे अभी सवाल ही नहीं रहा, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसमें आप कितना स्कोर करते हैं उसके हिसाब से आपको मेरिट बेसिस पे जॉब मिलेगा, आपके टैलेंट को देखा जाएगा, ठीक है। तीसरा, आप कोई भी जॉब करें आपको तो पेंशन मिलने वाला है, आपका इंश्योरेंस होने वाला, हर नौकरी सरकारी नौकरी, आप अपनी चाय की दुकान खोल दे तो भी वो अपने लिए सरकारी नौकरी होगी, तो आप अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर सकते हैं जो कि सरकारी नौकरी बनेगी। सोचिए, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपनी पंचर की दुकान भी खोल के बैठ गए तो सरकारी नौकरी होगी वो। आप कितना भी कमा सकते हैं, सरकारी नौकरी में तो भी फिक्स्ड है, यहाँ पर आप कितना भी कमा सकते हैं, पर आपकी पेंशन योजना चलती रहेगी, आपका फैमिली हेल्थ केयर चलता रहेगा। कैसा लगा आपको? ये करना है तो आपने क्या करना है, ये चीजों को लिखना है, 5 पॉइंट लिखना है। 100% आर्थिक आरक्षण होना चाहिए। दूसरा, मेरिट बेस होना चाहिए। तीसरा, आपने लिखना है कि 10% बीटीटी टैक्स होना चाहिए। चौथा, आपने लिखना है 10,000 रुपए की हर प्रॉपर्टी आधार कार्ड में रजिस्टर्ड हो। पांचवा, आप पॉइंट लिखना है कि 100 रुपए के ऊपर का नोट बंद हो जाए, ठीक है, उसके ऊपर का नोट आना ही नहीं चाहिए, या 50 रुपए के ऊपर का नोट बंद हो जाए, उसके ऊपर का नोट आना ही नहीं चाहिए, सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होना चाहिए। 5,000 के ऊपर का आप कैश में व्यवहार नहीं कर सकते, 50 रुपए द मैक्स नोट है और 5,000 रुपए के ऊपर का आप कैश में व्यवहार कर ही नहीं सकते। दैट्स ऑल। ये कानून लेके आ जाइएगा, और इस कानून को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 5 पॉइंट आपको लिखना है आदरणीय राष्ट्रपति जी के नाम पर, और अपना साइन लिखना है, पीछे एक्सेल शीट, एक कॉलम बनाइए, नाम, आधार नंबर, लोकेशन, मोबाइल नंबर और सिग्नेचर। ऐसे आप अपने 100 लोगों का सिग्नेचर लीजिए और राष्ट्रपति जी को भेजिए, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को समझ में आए। और लोग ऐसे हजार 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 लोगों के, 100 100 लोगों के, सब जब आप अपने रिश्तेदारों को 100 लोगों को बोलेंगे, इसमें अपना नाम आधार नंबर लिखकर साइन कर दें और दे दें, नाम आधार नंबर साइन करके दे दें, नाम आधार नंबर साइन करके दे दें। जब आप अपने शादियों में, रिश्तेदारों में, इधर उधर, जब आप अपनी जिम्मेदारी लोगे, अपने परिवार की जिम्मेदारी लोगे, ऐसे 100 100 लोगों का करके माननीय राष्ट्रपति के नाम पर ये सारे एक्सेल शीट को अटैच करके, हम इतने सारे लोग हैं, उसमें ब्लैंक छोड़ देना कि हम इतने सारे लोगों ने इसमें दिए, सीरियल नंबर लिखा हुआ है, इतने सारे लोगों का साइन है, ऐसे करके आप 10,000 लोगों का, 20,000 लोगों का एक जगह पे जमा करें। एक जगह पे जमा करने के बाद आप 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख लोगों का नाम आधार नंबर के साथ आप आग्रह कर रहे हैं कि ये कानून लागू किया जाए। जैसे अगर हर सिटी से, अगर अगर 150 करोड़ में से अगर 50 करोड़ ने भी अगर ये साइन करके दे दिया ना, 70 करोड़ ने भी अगर साइन करके दे दिया ना, तो आप सबका भविष्य बदल जाएगा। अगर उसके बाद इन्होंने नहीं किया तो आप रोड पे उतरे और नेताजी को बोले कि आपने जो 3 लाख रुपए की जमीन खरीदी है ना, वो अब से हमारी है बोलना। देखिए, मेरा इस वीडियो का बहुत विरोध होने वाला है क्योंकि मैंने मीडिया की धज्जी उड़ा दी है। मैंने इनके बनाए हुए कानून जो है वो क्यों बनाए गए हैं, ताकि आप लोगों के मजे ले सकें, वो बता दिए। मैं सभी पार्टियों की निंदा करता हूं क्योंकि उन्होंने कभी समाज का उत्थान करने के लिए
ये चीज को हमेशा मुद्दा बना के रखा है, ताकि आप लोग, सभी पार्टियों ने इसका मुद्दा इसलिए बनाया ताकि आप पार्टी वाले नेताजन उनका फायदा उठा सके। सभी अधिकारियों को मैंने कहा गया कि आप में मुझसे ज्यादा क्षमता है, आप बड़े बाबू जी हैं, पर आप लोगों ने भी इस पर कभी जोर नहीं दिया। मैं बस, सभी उनमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, सही लोग भी हैं, गलत लोग भी हैं, हर समाज में होते हैं। तो इन सबको मैं नमन नमन करता हूँ। और रही बात मोदी जी, जो यूजीसी का आप जो काला कानून लेके आए हैं, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अगर समझो कल की तारीख में कोई आप पर इल्जाम लगाए और ये कह दे कि बस तुम गलत हो और तुमको कारावास में डाल दिया जाए, और आपके पास न सुनवाई का मौका हो, ना कुछ मौका हो, आप पसंद करोगे ऐसी चीज? तो आपने वही तो कानून बनाया है, जानबूझ के बनाया ना, शोषण करने के लिए बनाया ना आपने ये कानून। कोई किसी के ऊपर शोषण करे और आप मजे ले? क्या एनर्जी है भाई, क्या मंशा है, हाँ। अच्छा है धर्मेंद्र प्रधान जी जैसे लोगों का निकाल दिया गया है, बहुत बढ़िया किया है बच्चों ने जो भी किया है। हाँ, कि ऐसे आदमी ने, जिसने यूजीसी काला कानून लाया था, धर्मेंद्र प्रधान को तो लात मार के निकालना चाहिए था मेरी ओर से। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत काम किया है, उन्होंने समाज को लड़ाने का काम किया है, उन्होंने यूजीसी कानून किया। मैं उनको नीट पेपर के इल्जाम पे नहीं बोल रहा हूँ, नीट पेपर तो उनको पता ही भी नहीं होगा कि किसने कहां से क्या किया है करके। पर यूजीसी काला कानून लाने के पीछे धर्मेंद्र प्रधान जी बहुत गलत काम किया है, मोदी जी आपने बहुत गलत काम किया है। इसको आपको रोल बैक करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि समाज में, ठीक है, कि ये दुर्व्यवस्था बने ना, लोग कोई किसी की जाति को, किसी के सनातन धर्म को कोई गाली ना दे, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि समझो अगर मैंने किसी की निंदा कर दी, या किसी ने मेरी निंदा कर दी, किसी ने किसी की जात की, कोई भी जाति वाला किसी भी जाति को, किसी भी संप्रदाय को अगर निंदा करता है, ऐसे ही मजाक उड़ाने के लिए सिर्फ निंदा करता है, ठीक है, कि तुम इस जात के हो, तुम उस जात के हो, ऐसा, तुम्हारी जाति ऐसी है, ऐसा अगर कोई निंदा करता है, तो क्या करना चाहिए? उससे जेल में बिठाएं उसको 3 महीना, ठीक है, अगर वो प्रूव हो गया तो 3 महीना, उसको 1 महीना, 3 महीना जेल में बिठाएं। उससे कम से कम 1 लाख बार ये लिखे जाए कि सब में राम मुझ में राम, सब में कृष्ण मुझ में कृष्ण। जाति तो हिंदू वाले ही है ना, तो हिंदू लिख सकते हैं, सब में राम मुझ में राम, सब में कृष्ण मुझ में कृष्ण, सब समान सब समान। ये वो कम से कम 3 बार लिखे, और जिसकी जिससे उसने निंदा की थी उससे सिग्नेचर ले, और वो बंदे को भी उसमें सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। सजा नंबर 1। सजा नंबर 2, वो 2 महीने का जेल तो कर ही गया, 2 महीना नहीं 1 महीना कर दो। और सजा नंबर 3, ये जो भगवत गीता का श्लोक है ना, जहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, उसके माथे पे लिख दिया जाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने कर्मों के आधार पर है, ये न कि जन्म के आधार पर 18/40, ये उसके माथे पे ये श्लोक लिख दिया जाए और उसका अर्थ लिख दिया जाए। और वो परमानेंट लिख दिया जाए, ताकि वो जिंदगी भर जाए, किसको भी मिले तो पता चले कि उसके माथे पे लिखा हुआ है। भैया भगवत गीता का प्रचार करें, भगवान का प्रचार करें, इससे बड़ा दंड क्या हो सकता है? उसके काम को मत रोकें, आप कर सकते थे। 10 लोगों के यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, 11वां आदमी अपने आप चुप हो जाएगा। अगर साबित हुआ तो तब करेंगे। पर आपको ये सब नहीं करना चाहिए था भैया, आपको ये सब नहीं, आपको भी लड़वाना है मोदी जी। हमने आप ही को वोट दिया था, पर आपको हमको लड़वाना है। देखिए, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मेरे इस वीडियो को आप ही को प्रमोट करना है, आप ही को ऐसे लोगों तक पहुंचाना है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं उद्योग के और भी तरीके जो हैं बताऊंगा। मैं एक माइंड एनर्जी का कोच हूँ, मैं फ्री क्लासेस कंडक्ट करता हूँ, भले सरकार करे ना करे। आप यहाँ पर इस चैनल में जुड़ सकते हैं, मेरे वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। और अगर मेरी बातों से किसी को भी कोई भी आहत होता है, तो मैं उनसे क्षमा कर मांगता हूँ। भले नेताजी हों तो सारे नेताजियों से क्षमा मांगता हूँ, सारे पक्ष वालों से क्षमा मांगता हूँ, सारे जाति वालों से क्षमा मांगता हूँ, सबसे क्षमा मांगता हूँ भैया, जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो। मेरे मन में खोट नहीं है, अगर गलती की है तो, अगर नहीं की है तो, अगर आपको लगता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, अगर आपकी आत्मा को लगता है मैं सच बोल रहा हूँ, मैं बुद्धि से नहीं बोल रहा हूँ, तो ये काम आप कीजिए, इस इनिशिएटिव को लीजिए, वीडियो को वायरल कीजिए, ताकि कोई सही वकील इसका सही ड्राफ्ट बनाए। अश्विनी कुमार उपाध्याय जी जैसे
वकील को आप पकड़ाएं और इसका सही ड्राफ्ट बनाएं। 10% को कम ना कीजिए, ठीक है। वो बाकी किसी चीज को कम ना कीजिए, सही ड्राफ्ट बनाएं और सही तरीके से पहुंचाएं। अश्विनी कुमार उपाध्याय जी का भी मैं सुनता हूँ, पर उनके इसमें जीएसटी पेंशन वाला स्कीम लागू नहीं है। मैं चाहता हूँ कि उसमें जीएसटी पेंशन वाला स्कीम भी लागू की जाए। हर आदमी की आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य की सुरक्षा सभी प्रकार से सबको मिले देश में, तब हम लोग खुश रह पाएंगे। सभी को उनके प्रतिभा के अनुसार काम भी मिले, और हर काम जो वो करना चाहें वो काम भी मिले, और उस काम में उनको सही दाम भी मिले, ठीक है। तो ये तरीका हो सकता है हमारे देश का। इससे हम लोग एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, इंपोर्ट भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, कॉस्टिंग भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। आप आगे बढ़िए, सब साथ में रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे रेगुलर क्लासेस के रिकॉर्डिंग सुने तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। और चैनल में अगर आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा वेबसाइट मिलेगा, आप वहाँ जा करके फॉर्म भर सकते हैं। मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टेशन भी अपने एनर्जी का कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप अपने लाइफ में अगर किसी भी तरीके से पीड़ित हैं तो उसको निकलने के लिए आपकी ऊर्जा की आपको समीक्षा करनी होगी। आपकी ऊर्जा बदल गई, आपका जीवन बदल गया, तो आप अपनी ऊर्जा की समीक्षा हमसे कर सकते हैं। पर हमारे क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहते हैं, आप हमारे क्लासेस में आके बैठ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। धन्यवाद।